नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं बेटा सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो आज आप सब जानते हैं कि आज है संडे और संडे स्पेशल क्लास में आप सब देख पा रहे होंगे वीडियो यूपीएसआई और पुलिस का जो हमारा टारगेट रहता है ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस करने का। तो यहाँ पर पार्ट 1 में आपको संडे को करा चुका था, आज आपके सामने लेकर आया हूँ पार्ट 2 और ये मिक्स प्रैक्टिस चलेगा। संडे स्पेशल आप सब देख पा रहे होंगे और आज हमारा लाइव 12 PM टुडे आप सब देख पा रहे होंगे। तो संडे स्पेशल जो क्लास है आपकी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाओ और इस सेशन को और इस क्लास को हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे बढ़ाते चलेंगे। तो बेस्ट ट्रिक के साथ यहां पर आपको जो है आज की क्लास को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी को फिर से एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो जल्दी से सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो बेटा, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि आज की जो क्लास है बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो आइए चलते हैं, पहले क्लास में चलने से पहले कुछ बातों की इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। आवर कोर्सेज की अगर हम सब बात करें तो यहां पर सब देख पा रहे होंगे कि आवर जो कोर्सेज हैं उसमें से पेट 2022 का आपको जो है बैच स्टार्ट है, सुपर टेट का जो बैच आपको स्टार्ट है, हिंदी की इंडिविजुअल क्लास का बैच स्टार्ट है और यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का मात्र 1599 में बैच आपको स्टार्ट है और मात्र 1599 रुपए में अगर आपको यूपीपी की तैयारी करनी है। अगर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट कोर्स एक बार सीखने के लिए आपको इस बैच के साथ जुड़ना पड़ेगा और आपको जो तैयारी जिससे बेहतर हो जाएगी। अगर चलिए चलते हैं दूसरे पॉइंट में। तो यूपी ट्रिपल एस पेट 2022, यूपी ट्रिपल एस पेट 2022 का महाबचत ऑफर प्लान जो शुरू हो चुका है उसमें डिस्काउंट यूज कूपन की बात व्यवस्था दी गई है। 500 रुपए तक आपको ऑफ मिलेगा पेट 91 में। दूसरी बात है संपूर्ण अध्ययन सामग्री और प्रैक्टिस सेट, संपूर्ण अध्ययन सामग्री और प्रैक्टिस सेट। अगर आपको जो है यूपी ट्रिपल एस पुट की पेट की अगर बुक आपको परचेज करनी है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण अध्ययन सामग्री के साथ साथ प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको दोनों चीजें आपको जो है मात्र 380 रुपए में फ्री होम डिलीवरी के साथ आपके घर पर पहुंचा दी जाएंगी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों आप सबके सामने है। क्वेश्चन नंबर पहले को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी से। प्रश्न कह रहा है कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा कि वह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। तो विनोद का फोटो वाली लड़की के से क्या संबंध है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आप सबको बताना है कि क्या इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ो दोस्तों और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। और क्वेश्चन की श्रृंखला आप सबके सामने आ गई है। क्वेश्चन को बेटा पढ़ते चलिए और साथ साथ में आंसर देते चलिए। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन का लेवल आज आपको ठीक मिलेगा। आप रोज चिल्लाते हैं कि सर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आते हैं, तो देखो जिस लेवल के एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो उसी लेवल का पेपर पूछता है। बहुत ज्यादा हाई लेवल पर पढ़ाने के आप लोगों को डिमोरलाइजेशन करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, विनोद क्या कहता है कि वह मेरी पत्नी की माता। चलो ध्यान से देखते हैं। विनोद कहता है कि वह मेरी पत्नी की माता। अब मान लो विनोद की पत्नी की जो माता है वो विनोद की सास होंगी, बात तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। वह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, अब ध्यान से समझना लैंग्वेज को, वह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री ही विनोद की पत्नी हो जाएगी, ठीक है। एकमात्र पुत्री की पुत्री है कौन, एक फोटो की ओर संकेत करते विनोद ने कहा कि वह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है कौन, वो फोटो वाली लड़की, वह फोटो वाली लड़की की बात कर रहा है। तो कह रहा विनोद का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है। तो विनोद का बताना है कि फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है। तो मान लो इसकी माँ है, ये इसका हस्बैंड है, तो इसका मतलब है विनोद इस लड़की का क्या होगा, फादर होगा। फादर मतलब पिता। और अगर आपने पिता को चूज किया है तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का बी आपका सही जवाब होगा, फादर पिता, ठीक है, फादर पिता। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर पहला। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, देखते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन श्रृंखला की आंसर बताते चलना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा,
मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ मेरी पत्नी है, तो तस्वीर में बनी महिला का मोहन से क्या संबंध है? बताइए, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बताइए सभी लोग। मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी मां मेरी पत्नी है। आपको आंसर्स बताने, जल्दी से सभी लोग आंसर्स बताते चलिएगा। पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। जब तक करेंगे नहीं तब तक देख के आंसर नहीं आएगा। अगर वाकई में आप ईमानदारी से अगर तैयारी करना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो साथ में आपको काम करना पड़ेगा। सिर्फ बात करने से, सोचने से काम नहीं बनेगा बेटा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, जो सोचते हैं उसको करने का प्रयास किया करिए। सोचते तो आप सब बहुत हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, करने का प्रयास करिए उसको। मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी मां, किसकी मां की बात हो रही है? उस तस्वीर की मां की बात, जो तस्वीर में है उसकी बात हो रही है, उस तस्वीर वाले की बात हो रही है। मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी मां, मतलब तस्वीर में जो है उसकी मां मेरी पत्नी है। इसकी जो मां है वो मोहन की क्या है? पत्नी है। मोहन की क्या है? पत्नी है। इशारा करते हुए कहा कि उसकी मां मेरी पत्नी है। क्लियर है? तो तस्वीर में बनी महिला का, तो तस्वीर में जो महिला है, यहां पर बाद में उसने बताया है कि तस्वीर में जो बनी महिला है, तस्वीर में बनी महिला का मोहन से क्या संबंध है? तो ये महिला ये मोहन की क्या होगी? बेटी होगी। ये महिला मोहन की क्या होगी? बेटी। और बेटी कहां है? ऑप्शन नंबर डी में। अगर आपने डी को चूज किया है तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। अगर छोटा सा प्रश्न था लेकिन प्रश्न अच्छा था, लैंग्वेज अच्छी थी, बस लैंग्वेज में ही आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपका क्वेश्चन तो सही होना ही है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा। क्लियर है? आइए चलते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर बताइएगा। कह रहा कि निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्धारित करें कि इसका सही उत्तर देने के लिए विकल्पों में से किस अतिरिक्त सूचना की जरूरत पड़ेगी। बोलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बताइए जल्दी से सभी लोग। बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर बोलो। देखो प्रश्न कह रहा है कि ए बी का पुत्र है। प्रश्न बोल रहा है कि ए जो है बी का पुत्र है। तो चलो बना लेते हैं। बी का पुत्र है कौन? ए। अगर पुत्र है तो क्या होगा? पुरुष होगा। ए बी सी डी में से क्या ऑप्शन है? आपके आंसर अब आने शुरू हो जाने चाहिए। तो ए बी का पुत्र है, ठीक है, ए जो है पुत्र है बी का। बी सी का पति है। बी पति है, पति है किसका? सी का। तो सी क्या हो जाएगी? पत्नी। बी सी का पति है। डी ई की मां है। प्रश्न ने कहा है डी ई की मां है और एफ की पत्नी है। प्रश्न ने कहा है कि डी ई की मां है, डी ई की मां है और एफ की पत्नी है। बी का एफ से क्या संबंध है? तो बी का एफ से क्या संबंध है? निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्धारित करें कि इसका सही उत्तर देने के लिए विकल्पों में से किस अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता पड़ेगी? ए की, बी की, सी की या डी की। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर देखो इंफॉर्मेशन जुड़ नहीं रहा। कह रहा कि ए बी का पुत्र हमने बना लिया और बी सी का पति हमने बना लिया। फिर कह रहा कि डी ई की मां है और एफ की पत्नी है। डी जो है ई की मां है, डी ई की मां है और एफ की क्या है? पत्नी है। एफ की क्या है? पत्नी है। ठीक है, तो बी का एफ से क्या संबंध है? तो बी और एफ अभी आपस में रिलेट ही नहीं हो पा रहे हैं। अब देखते हैं, अब इन सूचनाओं को देखते हैं किनकी आवश्यकता है। कह रहा डी की मां सी की सास है, तो यहां से रिलेशन जुड़ेगा। तो यहां से रिलेशन क्या करेगा? जुड़ेगा। तो इस रिलेशन को जोड़ने का प्रयास करते हैं। डी की जो मां है वो सी की क्या है? सास है। तो डी की जो मां है वो सी की सास है। ध्यान से समझिएगा, डी की जो मां है वो सी की क्या है? सास है। तो चलिए बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए से बनाने का प्रयास करते हैं कि डी की मां सी की सास है। तो सी की सास कौन होगी? भाई जो डी की मां है, मान लो डी की जो मां है वो सी की क्या है? सास है।
तो सी की सास, डी की मां, और बी की भी मां होगी। अगर फिर अगर भाई ये डी की मां है, अगर इसकी सास है तो बी की भी मां होगी, क्योंकि बी इसका पति है और पति की मां ही सास होती है। तो प्रश्न ने कहा कि डी की मां सी की सास है, तो डी की जो मां है, डी की जो मां है वो सी की क्या है, सास है। अब इसको ध्यान से पढ़ो, डी ई की मां है। प्रश्न ने कहा कि डी जो है ई की क्या है, मां है, तो डी ई की क्या है, मां है, और एफ की पत्नी है। डी ई की मां है और एफ की क्या है, पत्नी है, तो एफ इसका हस्बैंड हो जाएगा। क्लियर है, ये बन गया डायग्राम। अब क्या बोल रहा है कि बी का एफ से क्या संबंध है। अब बताइए कि बी का एफ से क्या संबंध है। तो बी का बहन है एफ, बी की बहन है डी, और डी का पति है एफ, तो बी एफ का क्या होगा, साला होगा। तो बी का एफ से क्या संबंध है, साले का संबंध है। तो यहां पर कह रहा है कि बी का एफ से क्या संबंध है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, इनका रिलेशन बनाने के लिए। ठीक है ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो ऑप्शन नंबर ए से बी का एफ से क्या संबंध होगा, तो बी का एफ से जो संबंध होगा कैसा होगा, तो यहां पर साले का होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। ये आ गया अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। करा ए बी का भाई है और सी और डी का बेटा है। ए बी का भाई है और सी और डी का बेटा है। ई बी के पति और एफ के पिता हैं। तो यह उत्तर देने के लिए कौन सी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है कि सी का ए के साथ क्या संबंध है। सी का ए के साथ क्या संबंध है आपको बताना है, बोलिए जल्दी से। बोलो भैया, इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। प्रश्न कह रहा है कि ए बी का भाई है, तो चलो बना लेते हैं कि ए भाई है। ए भाई है किसका, बी का। क्लियर हो गया, ए बी का भाई है। फिर प्रश्न बोला है कि सी और डी का बेटा है। तो ए बी का भाई है तो सी और डी का क्या है, बेटा है। तो इसका मतलब है दोनों पति पत्नी है, तो दोनों इनकी संतान हो जाएंगी। सी और डी की संतान है क्या है, ए और बी। ए का जेंडर क्लियर, लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है। अब यहां पर ए जो है सी और डी का बेटा है। अब कौन मां है कौन पिता है कोई आइडिया नहीं, क्योंकि सी और डी का आपस में जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। ई बी के पति और एफ के पिता हैं। प्रश्न ने कहा कि ई जो है बी के पति है, ई बी के पति, तो ई पति है किसके, एफ के। ई पति है एफ के, तो लड़की हो जाएगी बी। ई बी के पति और एफ के पिता हैं, और एफ के क्या है, पिता है। तो ये हो गया आपका कंफर्म। तो कह रहा है यह उत्तर देने के लिए कौन सी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है कि सी का ए के साथ क्या संबंध है। तो सी का ए के साथ संबंध बताना है तो सी और डी का जेंडर क्लियर होना बहुत जरूरी है। बी सी और डी की इकलौती बेटी है, तो बी सी और डी की इकलौती बेटी है, तो यहां से इनका संबंध बताना मुश्किल हो जाएगा, जेंडर क्लियर नहीं हो रहा। डी एफ के नाना है, तो डी एफ के नाना है, तो देखो ये इनकी बेटी थी, तो अगर डी नाना है तो पुरुष होगा तो ये नानी हो जाएगी, क्योंकि इनकी बेटी ये है बी, सी और डी की बेटी ये है, बी का पुत्र कौन था, बी की संतान एफ है, तो डी नाना है। तो ये जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी ऑप्शन नंबर पी की। तो डी एफ के नाना है, तो यहां से देखो ये इसकी मां है और मां के पिता क्या होते हैं, नाना। तो एफ के पिता कौन है, ई, और ई की पत्नी कौन है, बी, तो एफ की मां बी, और बी के पिता कौन है, माता पिता कौन है, डी और सी, और बी का भाई कौन था, ए था। तो कृष्ण ने कहा था कि यहां पर डी एफ के नाना है, तो अगर नाना होगा तो पुरुष होगा तो महिला हो जाएगी, क्योंकि दोनों ऑलरेडी क्या थे, पति पत्नी थे, जेंडर ही क्लियर नहीं था, तो जेंडर क्लियर हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी क्या करेगा, सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, अगर आपने बी को चूज किया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर नहीं चूज किया तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रश्न अच्छे हैं, आप लोग रोज चिल्लाते थे ना। चलिए करते चलिए क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां है कथन और निष्कर्ष। बोलिए, एक कथन दिया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित कथन के लिए वैध पूर्णतया वैध होगा। रेल मंत्रालय ने छुट्टियों के लिए हॉलिडे स्पेशल ट्रेन चलाई है तथा मौजूदा ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। बताइए कौन सी बात यहां पर सही होगी और कौन सी बात गलत होगी। बोलो ऐसा क्यों किया गया। प्रश्न ने कहा कि रेल मंत्रालय ने छुट्टियों के लिए
हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाई है तथा मौजूदा ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे भी जोड़ दिए हैं। छुट्टियों में बच्चे हवाई जहाज की बजाय ट्रेन से ज्यादा यात्रा करना पसंद करते हैं। ये किसने कह दिया भाई कि छुट्टियों में लोग हवाई जहाज के बजाय ट्रेन से ज्यादा यात्रा करना पसंद करते हैं? ये गलत बात है। छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है, बिल्कुल ये सही हो सकता है। लोग छुट्टियों में बदलाव चाहते हैं और नई ट्रेन देखना पसंद करते हैं, ये भी बात गलत है। इंजन चालक छुट्टियों में अधिक घंटे काम करना पसंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। भाई जब छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है, जिससे संडे स्पेशल क्या करी जाती है, यहां पर ट्रेन चलाई जाती है। क्या बोला है? हॉलीडे स्पेशल। हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है और मौजूदा ट्रेनों में डिब्बे भी जोड़ जाते हैं, जिससे लोगों को आवागमन में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। तो इस पांचवें का आंसर बी सबसे बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले दोस्तों यहां पर नितिन सर के द्वारा तो हैंड रिटन ई बुक्स आप सबको अवेलेबल कराए जाते हैं। रिटन ई बुक्स है और ई बुक्स में आप सबको पता है कि सारी नोट्स अवेलेबल है। इसमें से हिस्ट्री का भी है, हिस्ट्री के तीनों पार्ट आपको अवेलेबल मिलेंगे, साइंस के तीनों पार्ट आपको अवेलेबल हैं। इसके बाद सामान्य हिंदी की जो नितिन सर ने खुद बनाई है, इंडियन ज्योग्राफी की और साथ में भारतीय राज्य व्यवस्था की भी। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 6 में। पढ़ो और बताओ किसका सही जवाब क्या होगा। बोलो भैया, क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए कथनों को पढ़ना है। सभी जेबरा घोड़े हैं, सभी घोड़े गधे हैं। निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है? बताइए। बोलो भैया। सभी जेब्रा घोड़े हैं और सभी घोड़े क्या हैं? गधे हैं। बनाइए इसमें से कुछ। सभी जेब्रा घोड़े हैं, जितने भी जेब्रा हैं सभी जेब्रा घोड़े हैं और सभी घोड़े गधे हैं। निष्कर्ष है। बोलिए इनमें से क्या सही होगा? सभी जेब्रा गधे हैं, तो जितने भी जेब्रा हैं सारे के सारे गधे हैं, बिल्कुल बात सही है। सभी गधे जेब्रा हैं, सभी गधे जेब्रा कभी नहीं बन सकते, बात गलत है। कुछ होता तो सही होता। कुछ गधे जेब्रा हैं, बिल्कुल सही है। कुछ घोड़े जेब्रा हैं, कुछ घोड़े जेब्रा हैं, बिल्कुल सही। तो ए सी डी सही होगा। तो ए सी डी अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए सी डी अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। छठवें का सी, ए सी डी अनुसरण करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 सिलोजिज्म के प्रश्न बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए और बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। कुछ पेंसिलें छड़ हैं। प्रश्न बोल रहा है कि कुछ पेंसिल ऐसी हैं, कुछ पेंसिल क्या है? छड़ है। बना लिया। और सभी छड़े क्या है? पेन है, पेड़ है। जितना भी छड़ है वो सारा का सारा क्या है? पेड़ है। क्लियर। सभी छड़े पेंसिल हैं, तो सभी छड़े पेंसिल कभी भी नहीं बन सकता, हटाओ इसको। सभी पेंसिल पेड़ है, सभी पेंसिल पेड़ कभी नहीं बन सकता, हटाओ इसको। तो कोई भी अनुसरण नहीं करेगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड पालन करता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, 7वें का डी अगर आपने चूज किया है तो आपका आंसर सही होगा, और इसके सिवा अगर आपने कुछ किया है तो आपका प्रश्न क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। सभी पालतू प्राणी पक्षी हैं, सभी पालतू प्राणी पक्षी हैं। तो जितने भी पालतू हैं वो सभी के सभी पालतू क्या है? प्राणी पक्षी हैं। सभी पालतू प्राणी हैं, ठीक है, प्राणी पक्षी हैं, ठीक है। कुछ पक्षी मछलियां हैं और कुछ पक्षी ऐसे हैं जो क्या है? मछली हैं। ये डायग्राम बन गया।
कुछ मछलियां पालतू हैं, कुछ मछलियां पालतू हैं, नहीं गारंटी नहीं है। सभी पक्षी मछलियां हैं, नहीं गारंटी नहीं है। दोनों गलत होगा बेटा। ऑप्शन नंबर डी, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है और ना ही सेकेंड पालन करता है, ठीक है ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9, पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कि सामान्य पाशे को 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, कौन सी संख्या वाला फलक 6 दिखाने वाले फलक के विपरीत होगा। कुल मिलाकर वो 6 के अपोजिट पूछ रहा है। 6 के विपरीत सरफेस पर कौन सी सरफेस जाएगी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना है, बोलिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 के अपोजिट में क्या जाएगा। छह के अपोजिट देखो, 5 3 6 कहां है, यहां पर 5 और 2 कहीं आया है, 5 और 2 कॉमन है। जो सरफेस कॉमन नहीं होती एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो 6 के अपोजिट 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 6 के अपोजिट 3 आएगा। देख लीजिए सभी लोग आंसर जल्दी से। 6 के अपोजिट में क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जिन बच्चों ने सी दिया होगा उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। एक पासे की फलकों पर 1 से 6 अंक अंकित हुए हैं। नीचे दी गई अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन करें एवं ज्ञात करें कि 3 अंक वाले फलक के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक है। मतलब कुल मिलाकर 3 के अपोजिट पूछा है। किसके अपोजिट, 3 के अपोजिट। तो बता दो फिर 3 के अपोजिट क्या आएगा। तो देखो भैया 3 यहां पे, 5 6 कहीं आया है, 5 6 यहां पर आया हुआ है, 5 और 6 5 और 6, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 4। टू फेस कॉमन का नियम क्या कहता है कि जो सरफेस कॉमन नहीं होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट होती है। तो 3 का अपोजिट 4। जितने पासे अधिक होंगे प्रश्न उतना ही आसान होता है, ये बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए। तो 10वें का जो आंसर आएगा ना डियर, वो आएगा ऑप्शन नंबर 4 डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले आप सब देख पा रहे होंगे कि यूपी SSC पेट का 2022 का जो नया बैच प्रारंभ है उसमें एक कूपन की व्यवस्था दी गई है। अगर कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहेंगे आप तो वहां पर कूपन दिया गया है, कूपन को अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कितना मिलेगा वो वहां पर अप्लाई करने के बाद ही आपको पता चलेगा। इसके बाद सुपर टेट का बैच स्टार्ट है, टीचिंग वाला। जो बच्चे टीचिंग की तैयारी करते हैं इस बैच को ज्वाइन करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। इसमें से आपको वीडियो क्लासेज है, चैप्टर वाइज टेस्ट है और पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए भैया जल्दी से, क्या आएगा। आंसर देते चलिए भाई जल्दी सभी लोग। कागज की सीट नीचे दर्शाई गई, एक तरफ 1 से 6 तक की संख्या लिखी गई है, जो दूसरी तरफ से कोरी या ब्लैंक है। यह सीट मुड़कर पासा बनाई जाती है जिसमें से बाहर की तरफ संख्या रहती है। दिए कौन सा विकल्प घन का ठीक तरह से प्रतिनिधित्व करता है, बताइए कौन सा विकल्प प्रतिनिधित्व करता है। 3 का अपोजिट क्या है, 4। एक सरफेस छोड़कर अपोजिट होता है, 3 का 4, 1 का 6 आएगा और 2 का 5 आएगा। और आपको पता है कि जो अपोजिट सरफेस होती है वो कभी भी पड़ोसी सरफेस नहीं बन सकती। 3 4 कहीं साथ में आया है क्या, 3 4 साथ में आया है क्या, नहीं। 1 6 कहीं साथ में आया है, नहीं। इसके बाद 2 5 कहीं साथ में आया है, नहीं। अब इसमें पूछा क्या है, कह रहा है कि जिसमें बाहर की तरफ से संख्या रहती है। नीचे दिए गया कौन सा विकल्प इस घन का ठीक तरफ से प्रतिनिधित्व करता है, आपको बताना है। तो चलो मूव कराते हैं क्लॉकवाइज में। तो 2 6 3, तो 2 6 3 कभी पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 1 2 4, अब इसमें से देखना है कि आपको 1 2 4। अब देखते चलो, बनाते चलो भैया कि इसमें से कौन सा पॉसिबल हो पाएगा कौन सा नहीं हो पाएगा। अब 1 2 4 की बात करें तो 1 2 4, तो 1 2 4 क्लॉकवाइज चलना है तो 1 4 2 आएगा, ये प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।
1 2 4 तो नहीं करेगा, क्लॉकवाइज जाएगा ना, 1 2 4, देखो 1 2 4 या कहें 2 तो क्लॉकवाइज जाएगा। इसमें देखते हैं 1 3 क्लॉकवाइज की अगर बात करें 1 3 2, तो यहां से देखें तो 1 2 3 जा रहा है, 1 3 2 कहीं से नहीं जा रहा। अब यहां देखें 1 4 5 तो क्लॉकवाइज, तो 1 4 5 एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। तो 2 6 3, हाँ ये जाएगा 2 6 3 का, ठीक है 2 6 3 का जाएगा। कैसे जाएगा, 2 को आप यहां पर लाएंगे क्लॉकवाइज पे ना, अगर 2 को हम यहां पर उठाकर ले आए तो क्लॉकवाइज ऐसे चलता है, और इसको ये वाली डाइस इसका पड़ोसी होता है, तो 2 और ये यहां पर 3 आ जाएगा, तो 2 6 3 ये बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 2 यहां से उठ के यहां पर आएगा, 2 यहां से उठ के यहां पर आएगा और यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर क्या जाएगा 3 आ जाएगा, 2 6 3। देखो अगर एक नया डाइस इस प्रकार का हम जनरेट करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से जनरेट होगा। कैसे, यहां पर 4 सरफेस होता है, बना लिया, यहां पर 1 4 6 और 3 क्लियर है, और 2 को हमें यहां लाना है, 2 को हमें यहां लाना है, 5 को लगा रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 5 को लगा रहने कैसे दीजिए। अब देखो 2 6 3, तो 2 6 3 यहां देखो 2 6 3 का क्लॉकवाइज सर्कल मेंटेन होगा, 1 का अपोजिट 6 यहां पर भी है, और यहां पर 1 4 का अपोजिट 3 यहां पर भी है, और 2 का 5 यहां पर भी है, तो कोई कुछ चेंजेस नहीं होगा, तो इसको हम यहां से उठाकर ला सकते हैं, यहां ला सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 12। RES रेसिस्टेंस शब्द का दर्पण प्रतिबिंब बताना है, बोलिएगा रेसिस्टेंस शब्द का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, मान लो यहां पर एक दर्पण लगा देंगे, कुछ इस प्रकार से अगर एक दर्पण लगा दिया जाए इस प्रकार से, तो आपको बताना है कि इसका अगर ये पूरा क्या करेगा, पलट जाएगा, ये पूरा क्या करेगा, पलट जाएगा। जब ये पूरा पलटेगा तो R यहां पर उल्टा बनेगा, E यहां पर बनेगा, S पलटेगा, I में कोई चेंजेस नहीं होगा, S पलटेगा, T में कोई चेंजेस नहीं होगा, A में कोई चेंजेस नहीं होगा, N सही होगा, C सही है, E सही, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। यहां देखो इसको पलटाएंगे तो यहाँ E आ गया है, गलत है, जबकि यहाँ R आना चाहिए था, यहाँ R सही है, यहां पर E आ गया, ये भी गलत है। अब इसमें एक बार देख लो क्या गलती है, R तो सही बना हुआ है, E भी सही बना हुआ, E यहां पर है ही नहीं, देखो R के बाद E यहां पर S आ गया, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर इसको मिरर बनाएंगे तो सारे अक्षर क्या होंगे, इसे पलटेंगे, उसी प्रकार से आपको सोचना है। R को पलटाएंगे पहले तो R लास्ट में जाएगा, ठीक है ना, तो 12 का ए सही हो जाएगा। अगर 12 का आपने ए सॉल्व किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, 12 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, गांव P गांव Q के पूर्व में है, गांव R गांव P के उत्तर में है, गांव S गांव R के पश्चिम में, गांव S गांव P की किस दिशा की ओर है। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ दोस्तों। गांव P गांव Q के पूर्व में, प्रश्न बोल रहा है कि गांव P गांव Q के पूर्व में, तो गांव Q का पूर्व इधर होगा, तो गांव P इधर हो जाएगा। गांव P गांव Q के पूर्व में है, गांव R गांव P के उत्तर में, गांव R जो है गांव P के क्या है, उत्तर में, तो गांव R गांव P के उत्तर में, गांव S गांव R के पश्चिम में, गांव S गांव R के पश्चिम में, ठीक है, गांव S गांव R के पश्चिम में, तो गांव S गांव P की किस दिशा में, तो गांव S जो है वो गांव P से किस दिशा में, तो ये वाली दिशा है, और ये है उत्तर, ये है पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम दिशा आएगा। अगर आपने उत्तर पश्चिम दिशा किया होगा तो C वाला आपका सही होगा। और जिन बच्चों ने C दिया है उनका जवाब सही था, और जो बच्चे C के अलावा ABD दे रहे थे उनका जवाब गलत होगा, ठीक है। तो 13 का जो आंसर आएगा वो C वाला सही हो जाएगा, क्लियर है, 13 का C वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ो और बताओ किसका आंसर क्या आएगा। 743 मैंगोज आर गुड। 657 कैट गुड फूड का 934 का इतना है, तो रिप का कोड बताना है। किसका? रिप का। ठीक है, रिप कहाँ है? यहां पर। और कहीं रिप आया है? नहीं आया। चलो एक बार मैं सही से लिख देता हूं जिससे समझ में आ जाए। 743 का मतलब है मैंगोज आर गुड। आप लोग अपना आंसर सॉल्व करते रहिए। ये बन गया। 657 का अर्थ है कैट गुड फूड। कैट गुड फूड। 934 का अर्थ है मैंगोज आर रिप। हमें रिप का कोड बताना है। ठीक है, किसका कोड बताना है? रिप का। तो रिप को टारगेट बना लो। रिप को टारगेट बना लो। रिप यहां पर है। अब रिप का कोड या तो 9 हो गया, तो 3 हो गया, तो 4 होगा। तो 9 3 4 में से कोई एक है। ठीक है, रिप का कोड 9 3 4 में से कोई एक है, लेकिन कौन होगा कोई आइडिया। 9 है या तो 3 है या तो 4 है। तो 9 3 4 5 और 7 तो हो नहीं सकता। ए और बी में से कोई एक आंसर होगा आपका। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर रिप कहीं तो आया नहीं, तो मैंगो यहां पर आया है, तो मैंगो और मैंगो कॉमन है, तो मैंगो का कोड निकाल लो। तो इसमें क्या कॉमन है? 3 और 3 कॉमन है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आर आया है, आर आया है, तो 3 भी है और 4 भी है, तो ये 3 4 निकलेगा। तो मैंगो का, तो रिप का कोड क्या होगा? रिप का कोड क्या होगा? 9। और 9 कहां है? ऑप्शन नंबर ए में। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चीज किया 14 में, तो आपका जवाब सही हो जाएगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में, किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु और आकाश के लिए वहां के स्थानीय शब्द हैं क्रमशः आकाश, प्रकाश, वायु, जल और पृथ्वी आदि। वहां कोई प्यासा है तो वह क्या पिएगा? बताइए। अगर कोई प्यासा है तो क्या पिएगा? आकाश पिएगा, जल पिएगा, वायु पिएगा, प्रकाश पिएगा? क्योंकि सब कन्वर्ट हो रहा है। बोलो बेटा। देखो, कह रहा है यदि किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु और आकाश के लिए, तो देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु, आकाश के लिए वहां की स्थानीय शब्द है क्रमशः आकाश। पृथ्वी को आकाश कोड दिया गया है। ठीक है, फिर जल को प्रकाश कोड दिया गया है, प्रकाश को वायु कोड दिया गया है, वायु को जल कोड दिया गया है, और आकाश, जल और पृथ्वी, आकाश को पृथ्वी कोड दिया गया है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति प्यासा है तो प्यासे के लिए आदि तो क्या पिएगा? कोई प्यासा है तो क्या पिएगा? अगर कोई व्यक्ति प्यासा होता है तो क्या पीता है? पानी। और पानी किस में कन्वर्ट हुआ है? प्रकाश में। तो ऑप्शन नंबर प्रकाश डी सही हो जाएगा। अगर आपने 15 का डी चूज किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 15 के बाद 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में चलने से पहले आप सब देख पा रहे होंगे कि नितिन सर के द्वारा हिंदी की इंडिविजुअल क्लास आप सभी को प्रोवाइड की जा रही है, और ये क्लास हिंदी व्याकरण की है, और ये क्लास आपकी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। अगर आपको हिंदी की तैयारी करनी है तो इस बैच के साथ जुड़कर अपनी हिंदी को आप सब बेहतर कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम होगा आप वहां पर उसको बेस्ट पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 16 में। एक्टर का कूट है ZXGLI, बुक का कूट है इतना है, तो आपको बताना है किसका कूट क्या होगा, आपको बताना है। बताइए जल्दी से इसका सही जवाब, बोलिए जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा सभी लोग।
बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अगर चाहेंगे तो तुरंत आंसर मिल सकता है। बोलो बेटा। देखो, ए का अपोजिट जेड लिखा है, सी का एक्स लिखा है, टी का जी लिखा है, ओ का एल लिखा है और आर का आई लिखा है। इसी प्रकार बी का अपोजिट वाई है, ओ का एल है, ओ का एल है और के का क्या है, पी है। तो कह रहा पेंसिल का कूट क्या होगा, तो पी का अपोजिट क्या होता है, के। ई का अपोजिट वी, के वी किस में आएगा, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, हटा दो दोनों। एन का अपोजिट एम होता है, के वी एम, के वी एम इसमें भी है, के वी एम इसमें भी है। सी का एक्स होता है तो के वी एम एक्स, के वी एम एक्स। आई का आर होता है और एल का ओ होता है, तो के वी एम एक्स आर ओ, के वी एम एक्स आर ओ, के वी एम एक्स ओ आर हो गया, इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 16 का ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो दोस्तों जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर पढ़िए सभी लोग जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर, सभी लोग जल्दी से। बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आएगा। आ जाओ देखते हैं। अगर 2 से आप F में गए तो 2 + 4 हुआ, F से J में गए +4 हुआ, 6 4 10, और J से N में जाएंगे कितना होगा, 10 और 4 14, और 4 4 14 और 4 कितना होगा, 18। 18 के लिए क्या होता है, R। R कहाँ है, सब में, कोई बात नहीं। 2 से 8 में चलना है, 2 गुणे 4 8, 8 गुणे 4 32, 32 गुणे 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है। और 128, 28 गुणे 4, 28 गुणे 4, 4 8 32 के 2 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 1 और 4 1 9 4 और 1 5, 512, और 512 R 512 ऑप्शन नंबर बी, R 512 ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चूज किया है तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा, 18 का बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। यदि किसी कोड भाषा में पेयर को इतना लिखा जाता है, लेयर को इतना लिखा जाता है, लिंप को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आई अक्षर के लिए कोड क्या होगा। बोलो भैया, आई अक्षर के लिए कोड बताना है कि क्या होगा। अब देखो यहां पर पी के लिए एक कोड का प्रयोग किया गया है ना, देखो यहां पर PAIR, पेयर को लिखा जा रहा है 1 2 3 4, फिर लेयर LAIR, लेयर के लिए लिखा जा रहा है 5 2 3 4, फिर है लिंप LIMP, लिंप को लिख रहा है 5 3 9 6, 5 3 9 6, ठीक है। तो कह रहा उसी भाषा में आई अक्षर का कोड बताना है दोस्तों। आई का कोड क्या होगा, ठीक है ना, आई का कोड। अब ध्यान से देखो यहां पर, इसमें AIR क्या है, कॉमन है। अब इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, ठीक है। आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, और इसमें M है, इसमें P है, इसमें भी P है, इसमें भी P है। अब देखो, अब इसमें ध्यान से देखिए तो आई और P कॉमन, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में जो कॉमन है
कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देखो हमको ये चीज इतना देख लो भाई, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, तो देखो 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है, और ऐसा कोई अंक है नहीं, तो इसलिए आई का कोड क्या होगा 3, और 3 का है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है ना। आई यहां पर भी है, आई यहां पर भी है और आई यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है, तो आई का जो कोड होगा वो 3 होगा, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ करना ही नहीं था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, अगले को पढ़ो और बताओ। हाँ अब इसको बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक अन्य से भिन्न है, बताइए कौन भिन्न है। उल्लू, तोता, चील और बाज। आसान सा प्रश्न है, बताइए जल्दी से, उल्लू, तोता, चील, बाज में कौन भिन्न है? बोलो भाई। अब देखो भाई, चील, बाज और उल्लू ये क्या है? ये सर्वाहारी हैं, लेकिन तोता शाकाहारी है। भाई बाज, चील मांस के साथ साथ जो है, मतलब शाक के साथ साथ ये मांस भी खाते हैं ना, इसलिए ये सब क्या है? सर्वाहारी में जाएंगे, ठीक है ना, वो शाकाहारी में जाएगा, ठीक है ना। उस किस में जाएगा? शाकाहारी में। तोता मांस नहीं खाता ना, बस यही इसमें अंतर दिख रहा है और कुछ नहीं। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो भैया। अन्य तीनों से भिन्न शब्द कौन सा है, बताइए। अन्य तीनों से भिन्न शब्द कौन सा है? न्यायाधीश, अधिवक्ता, न्यायवादी और वकील, बताइए। अन्य तीनों से भिन्न शब्द कौन सा है? बोलिए जल्दी से। बोलो भैया। न्यायाधीश, अधिवक्ता, न्यायवादी, वकील में से इन तीनों में से भिन्न क्या हो जाएगा, आपको बताना है। बोलिए जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा सभी लोग। बोलिए जल्दी से भाई। देखो, जज, एडवोकेट, अधिवक्ता और वकील ये सब तीनों कोर्ट में मिलते हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल कोर्ट में नहीं रहता। अटॉर्नी जनरल जो होता है, अटॉर्नी न्यायवादी होता है, वो कोर्ट में नहीं रहता है। जानते हैं कि नहीं? ये अलग पद होता है संविधान में। जज का, एडवोकेट का और वकील का, ये तीनों मतलब कोर्ट में रहते हैं, लेकिन ये कोर्ट में नहीं रहता, ठीक है ना। इसलिए इसका सी जाएगा, 21 का सी जाएगा, 21 का सी। गलत नहीं करना है, 21 का सी जाएगा। आगे आ जाओ। आगे चलने से पहले आप सब देख पा रहे होंगे यहां पर कि यूपी कांस्टेबल की सिलेक्शन वाली बैच जो आपकी प्रारंभ है, इसमें 500 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेज हैं, और इसमें जो है चैप्टर वाइज टेस्ट है और साथ ही साथ पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी है। और एक बात दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो क्लासेस आप सबको पढ़ाई जाती हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल में पूरा का पूरा पीडीएफ अवेलेबल होता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल में जाकर उस पीडीएफ को वहां से लेकर अपने क्वेश्चनों को एक बार फिर से आप सब रिवीजन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और अपनी गलती को दोबारा सुधार सकते हैं। इसके बाद यहां पेट 2022 की बात कर रहा है, तो पेट 2022 की हिंदी व्याकरण की बात कर रहा है। हिंदी व्याकरण में आप सब जानते हैं कि नितिन सर के द्वारा एक बैच आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये बैच स्पेशल यूपी SSC पेट के लिए होगा, जिसमें हिंदी का स्पेशल बैच है। अगर आपकी हिंदी वीक है तो आप इस बैच को ज्वाइन करके मात्र 249 रुपए में इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताओ दोस्तों, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सभी लोग। कह रहा है कि 5 व्यक्तियों के एक समूह में के, एल और एम महत्वाकांक्षी हैं, एम, एन और आर ईमानदार हैं, एल, एम योग्य हैं तथा के, एन और आर उद्यमी हैं। इनमें से लोग जो ना तो उद्यमी हैं और ना महत्वाकांक्षी हैं, बताइए। देखो भैया,
करा कि 5 व्यक्तियों के एक समूह में के, एल और एम महत्वाकांक्षी हैं। पहले लिखते तो चले, तब तो पता चले। महत्वाकांक्षी हैं कौन कौन से? के, एल और एम। ठीक है, के, एल और एम महत्वाकांक्षी हैं। ठीक है, एम, एन और आर ईमानदार हैं। ईमानदार हैं कौन कौन से? एम, एन, आर क्या है? ईमानदार हैं। क्लियर है? फिर एल और एम योग्य हैं। योग्य कौन कौन से हैं? एल और एम क्या हैं? योग्य हैं। तथा के, एन और आर उद्यमी हैं। उद्यमी कौन कौन से हैं? के, एन और आर ये क्या हैं? उद्यमी हैं। इनमें ऐसे लोग जो ना तो उद्यमी है और ना महत्वाकांक्षी हैं। आपको बताना है कि वो कौन से लोग हैं जो ना उद्यमी हैं और ना महत्वाकांक्षी हैं। तो देखो भैया, तो यहां पर अगर देखा जाए तो उद्यमी और महत्वाकांक्षी की बात किया जाए, ऐसे वो कौन से लोग हैं जो ना उद्यमी हैं और ना महत्वाकांक्षी हैं? बताइए भाई। देखो दोनों की बात कर रहा है एक साथ। तो के यहां पर आया हुआ है, एन देखो यहां नहीं आया, एन यहां पर आया है उद्यमी में। और एल की बात करें तो एल देखो यहां पर उद्यमी में नहीं आया लेकिन महत्वाकांक्षी में आया है। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो ना तो उद्यमी हैं और ना ही महत्वाकांक्षी हैं। बोलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर। 5 व्यक्ति हैं, इनमें से आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताओ भैया। तो चलिए यहां पर देख पा रहे हैं तो ऐसा कोई नहीं होगा ना। यहां से देख पा रहे हैं, कह रहा है कि इनमें से ऐसे कौन से लोग हैं जो ना तो उद्यमी हैं और ना महत्वाकांक्षी हैं। तो भैया देखो ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे इनमें से ऐसे लोग जो ना तो उद्यमी हैं और ना महत्वाकांक्षी हैं। तो ठीक है, तो ना उद्यमी है और ना तो उद्यमी है और ना ही महत्वाकांक्षी है, दोनों की बात कर रहा है। मतलब इनमें ऐसे लोग जो ना तो उद्यमी है और ना महत्वाकांक्षी हैं। तो देखो अगर उद्यमी की बात करेगा तो दोनों के ऐसे लोगों की संख्या बताना है। तो देखो यहां पर देखा जाए तो एन की बात करें ना, तो एन लोग ऐसे हैं जो महत्वाकांक्षी नहीं है और यहां पर एल लोग ऐसे हैं जो उद्यमी नहीं है। तो यहां पर एल और एन हो सकता था, लेकिन यहां पर दोनों एक साथ कह रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या करेगा? सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताओ सभी लोग, क्या आएगा? इसमें बतानी है त्रिभुजों की संख्या। इसमें बतानी है त्रिभुजों की संख्या। और मैंने कहा था कि अगर एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बढ़ जाए तो वहां कितने त्रिभुज बढ़ जाते हैं? 4 ना। देखो जैसे मान लो यहां पर 1 है, समझो बात को। अगर आपको लेक्चर याद होगा तो प्रश्न आसानी से होगा। मान लो यहां पर एक त्रिभुज है आपका, कितना? 1। तो अभी 1 है, अगर इसके अंदर एक त्रिभुज और बढ़ा दें तो 1, 2, 3, 4 त्रिभुज बढ़ जाते हैं, तो टोटल 5 होते हैं। ठीक है, तो देखो इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बढ़ा तो 4 बढ़ गए, इसके अंदर एक त्रिभुज बढ़ा 4 और बढ़ गए। ठीक है, इसके अंदर ये बढ़ा 4, इसके अंदर 4, इसके अंदर 4, ये हो गया 4, 4, 8, 4, 12 और एक कितना हो गया? 13। तो फाइनली 13 ट्रायंगल बनेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 13 ट्रायंगल बनेगा यहां पर। जैसे त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बनता है तो 4 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज के अंदर ये वाला बना तो 4 यहां बढ़ गए, इसके अंदर 4, इसके अंदर 4, तो 4, 4, 8, इसके अंदर देखो 4, 4, 8, 4, 12, 12 और एक बड़ा वाला 13 त्रिभुज बनता है। ठीक है, टोटल 13 ट्रायंगल बनेगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ दोस्तों, इसको पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आप सभी को बताना है। बोलो भैया इस प्रश्न का सही जवाब क्या जाएगा? करा कि एक गोल मेज के चारों ओर नियमित ढंग से रखी 6 कुर्सियां ए बी सी डी और ई और एफ बैठे हुए हैं, लेकिन क्रमानुसार नहीं। यह देखा जाता है कि डी और एफ के बीच में ए है, डी के सामने सी है तथा डी और ई समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है। तो इनमें से कौन सा सत्य होना चाहिए? बताओ। कह रहा है कि एक गोलमेज के चारों ओर, मान लो एक गोलमेज है, एक गोलमेज बना लो। कह रहा है कि एक गोलमेज के चारों ओर नियमित ढंग से रखी 6 कुर्सियां। तो 6 कुर्सियां हैं दोस्तों। तो 1, 2,
3 4 5 6, ठीक है। तो नियमित ढंग से 6 कुर्सियां हैं, ठीक है, 6 कुर्सियां हैं। अब ध्यान से देखो, कह रहा है कि डी ई और एफ बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन क्रमानुसार नहीं। यह देखा जाता है कि डी और एफ के बीच में ए है, ठीक है, डी और एफ के बीच में ए है, डी के सामने सी है। तो मान लो यहां पर डी है और डी के सामने क्या है, सी है, ठीक है। फिर कहा, इसने कहा कि डी के सामने सी है। अब इसके बाद प्रश्न ने कहा है कि तथा डी और ई समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है। चलो ठीक है, ध्यान देना है। इसने कहा है कि डी और एफ के बीच में ए है, तो डी और एफ के बीच में क्या है, ए है। तो डी और एफ के बीच में ए है, तो ये भी सिचुएशन हो सकती थी। आगे बढ़ते हैं। डी और एफ के बीच में ए है, डी के सामने सी है, तथा डी और ई समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं बैठे। तो डी और ई जो है समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं बैठे, तो ई को यहां बैठा दीजिए। क्लियर है। अब एक कुर्सी नहीं दिख रही है, तो कौन सी नहीं दिख रही है, ए बी वाली कुर्सी नहीं दिख रही, तो बी को यहां बैठा लो। क्लियर। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बी के सामने ए है, तो बी के सामने ए नहीं है। ई के सामने डी है, ई के सामने डी नहीं है। सी और बी पड़ोसी हैं, सी और बी पड़ोसी हैं। बी और ई पड़ोसी हैं, तो बी और ई पड़ोसी, यही सही होगा, डी वाला। देखो बी और ई क्या है, पड़ोसी हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब डी होगा। अगर 24 का आपने डी दिया है तो आप 1 नंबर के हकदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा कि श्री एवं श्रीमती मेहता के पुत्र सुनील अजय हैं, है ना। प्रश्न बोल रहा है कि श्री एवं श्रीमती मेहता के पुत्र सुनील है। मान लो कोई श्री है और श्रीमती मेहता है। अब कोई मती है, श्रीमती जी हैं और दोनों मेहता परिवार है पूरा, ठीक है। ये मान लो श्रीमती जी हैं और दोनों मेहता परिवार हैं भाई, ठीक है ना। अब देखो कह रहा कि श्री एवं श्रीमती मेहता के पुत्र सुनील और अजय हैं। मान लो श्री और श्रीमती मेहता के 2 पुत्र हैं, जिनका नाम है, एक का नाम है मिस्टर सुनील और एक का नाम है मिस्टर अजय, ठीक है, अजय हैं। श्री एवं श्रीमती सक्सेना की पुत्री रीता सुनील शादी करता है, मतलब ठीक है। यहां पर कह रहा है कि श्री एवं श्रीमती सक्सेना की पुत्री रीता से सुनील क्या करता है, शादी करता है। मान लो, मतलब प्रश्न ने कहा कि श्री एवं श्रीमती सक्सेना, ये मेहता परिवार है, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं, ये मेहता परिवार था और मेहता परिवार का रिलेशन हो रहा है सक्सेना परिवार में, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, ये सक्सेना परिवार हो गया। कौन, श्री और श्रीमती। तो मान लो ये श्री हो गए और ये श्रीमती हो गई, सक्सेना जी हो गई, और इनकी पुत्री है, और जो इनकी पुत्री है उसका विवाह हुआ सुनील के साथ। पुत्री का नाम तो नहीं बताया यहां पर। कह रहा कि प्रश्न ने कहा कि श्री एवं श्रीमती सक्सेना की पुत्री रीता से सुनील का विवाह हुआ है, तो नाम तो बता दिया है रीता, तो रीता लिख लेते हैं। फिर रीता, इनकी पुत्री का नाम है रीता, और रीता किसकी पत्नी है, सुनील की पत्नी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सक्सेना दंपति के 2 और संतान हैं, बीड़ा, देखिए सक्सेना दंपति की 2 और संतानें हैं, ठीक है। प्रश्न ने कहा रीता को छोड़कर, उसने कहा है कि रीता से सुनील की शादी करता है। सक्सेना दंपति की 2 और संतानें, मतलब रीता को छोड़कर क्या कहा कि बीड़ा की शादी, बीना की शादी जो है श्री एवं श्रीमती मल्होत्रा के पुत्र विजय के साथ होती है। एक परिवार और आ गया, है ना। तो एक परिवार और आ गया। अब हमको लाना पड़ेगा, मान लो इनकी एक पुत्री और है, इनकी पुत्री का नाम क्या है, बीड़ा, सक्सेना परिवार की पुत्री। मतलब बीड़ा जो होगी वो रीता की क्या होगी, बहन। ये क्या है, बहन, ठीक है। अब कौन सा परिवार लाना पड़ेगा, मल्होत्रा परिवार, ठीक है। चलो भैया मल्होत्रा परिवार को लाते हैं। ये मल्होत्रा परिवार है और ये श्री हैं और ये कौन है, श्रीमती जी हैं। अब इनका एक पुत्र है, उसका क्या नाम है, इनका पुत्र का नाम है विजय, इनके पुत्र का नाम है विजय, ध्यान से समझना। और विजय का ब्याह हुआ है बीड़ा के साथ, ठीक है। अब रीता का ब्याह हुआ है सुनील के साथ, तो मतलब विजय और सुनील आपस में साड़ू भाई हो गए। क्या हो गए, साड़ू भाई हो गए, ठीक है। जोड़ते चलिएगा। आगे क्या बोल रहा है, विजय से होती है। अभी देखो इनकी एक पुत्री और होगी, उनके 2 पुत्र सोनू एवं टीकू हैं, मतलब और भी परिवार लंबा हो रहा है। इनके विजय और बीड़ा के 2 पुत्र हैं, कौन कौन, सोनू और टीकू। सोनू और टीकू, मतलब अगर दोनों पुत्र हैं तो एक ही माता पिता की संतान है, तो आपस में भाई भाई हो जाएंगे।
ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है, अब देखो रीता का श्रीमती मेहता से क्या संबंध है। अब ध्यान से समझना, रीता का श्रीमती मेहता से क्या संबंध है। अब रीता है कहां, ये है, और मेहता परिवार ये है, ठीक है, मेहता परिवार ये है। तो कह रहे रीता का श्रीमती मेहता से क्या संबंध है। रीता सुनील की क्या है, पत्नी है, और सुनील की माता कौन है, श्रीमती मेहता। तो रीता श्रीमती मेहता की क्या होंगी, बहू हो जाएगी। और बहू कहां है, पुत्र वधू। ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है पुत्र वधू, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर देखो कई परिवार शामिल थे, तो यहां पर मतलब अब यहां से समझो कि बिरादरी चेंज हो रही है। सक्सेना मेहता का रिश्ता हुआ सक्सेना के साथ, और सक्सेना का रिश्ता हुआ मल्होत्रा के साथ, है ना। इसलिए अब जातिवाद नहीं देखना है, सिर्फ शादी करना है। समझ में आई बात। चलो आ जाओ 25 के बाद चलते हैं आगे। उसी से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, सोनू का श्रीमती सक्सेना से क्या रिश्ता है। सोनू का श्रीमती सक्सेना से क्या रिश्ता है, तुमको पीछे डायग्राम में चलना पड़ेगा। तो सोनू का श्रीमती सक्सेना से, सक्सेना ये है, श्रीमती जी सक्सेना जी ये हैं, और सोनू ये है। ठीक है। अब देखो मान लो तो सोनू का श्रीमती सक्सेना से क्या रिश्ता है, तो सोनू क्या होगा भाई, तो ये देखो ध्यान से, ये बीड़ा, तो सोनू श्रीमती सक्सेना का क्या है, नाती है। क्या है, नाती, क्योंकि श्रीमती सक्सेना सोनू की नानी है, क्योंकि उसकी मां बीड़ा और बीड़ा की मां श्रीमती सक्सेना। ठीक है ना। आगे आ जाओ, तो यहां पर सोनू जो है क्या है, ये देखो नाती लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। सुनील का श्रीमती सक्सेना से क्या संबंध है। अब पूछ रहा है कि सुनील का श्रीमती सक्सेना से क्या संबंध है, तो पीछे चलना पड़ेगा दोस्तों। अब बताओ सुनील का श्रीमती सक्सेना से क्या संबंध है, तो सुनील क्या है, दामाद। क्यों, इनकी पुत्री का विवाह हुआ है सुनील के साथ, रीता का, तो सुनील क्या है, दामाद है। तो यहां पर दामाद कहां है, ऑप्शन नंबर ए में। आओ चलते हैं आगे। चलिए हो गया फिर। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न था और उम्मीद करता हूं कि आप सबको मजा भी आया होगा। और मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट क्लास में। और संडे की क्लास स्पेशल में मैंने बता दिया था कि वीडियो स्पेशल, यूपीएसआई स्पेशल, यूपीपी स्पेशल चलता है, और इसी प्रकार से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही आपका रेलवे ग्रुप भी जो आपका चलता है समाप्त होगा, तो हर चैप्टर में आपको जो इस प्रकार के डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं आप सभी से कल दोपहर 12 बजे। थैंक यू।